नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। आप देख रहे हैं देसी टॉक। देसी टॉक में आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और एक संवेदनशील राजनेता ताम्रध्वज साहू जी। साहू जी, स्वागत है आपका देसी टॉक में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल देसी टॉक को भी बहुत बहुत बधाई। बातों की शुरुआत करते हैं, प्रारंभिक जीवन से शुरू करते हैं कि आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? मेरा जन्म अब बेमेतरा जिला हो गया है, लेकिन पहले दुर्ग जिला था। दुर्ग जिला 3 जिलों में विभाजित हो गया है, बेमेतरा, बालोद, दुर्ग। तो पुराना दुर्ग जिला वर्तमान बेमेतरा जिला के बेरला ब्लॉक के पतोरा गांव में मेरा जन्म हुआ 6/8/49 को। पतोरा एक कृषि वाला गांव है और बेरला से लगा हुआ गांव है। प्रारंभिक जीवन जो शुरुआत करते हैं, उसके बाद जो कोई भी व्यक्ति एक सपना देखता है, उसका एक सपना होता है कि मुझे ये बनना है। तो पतोरा गांव से निकलकर गृह मंत्री तक की इस यात्रा में जो पहला सपना आपने देखा था अपने लिए, वो क्या था? सपना तो मैं प्रारंभ में ऐसा कुछ देखा नहीं। पतोरा में जन्म हुआ और मेरे माता पिता ने 2 साल की उम्र में मुझको बासीन गांव ला दिया। वो भी दुर्ग जिले का था, लेकिन अब बालोद जिला हो गया है। गुरूर सनौद के बीच में गांव है हमारा। हमारे 6-7 गांव में ज़मीन उस समय मालगुजारी का। तो बासीन ला दिया 2 साल की उम्र में। उम्र होने के बाद प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी बासीन गांव में मेरी हुई और मिडिल स्कूल की शिक्षा बासीन से 4 किलोमीटर पैदल चल के रोज़ाना आना जाना किया धनेली गांव में। फिर हाई स्कूल जब पढ़ने की बात आई तो मुझे दुर्ग लाया गया। दुर्ग के गवर्नमेंट हाई स्कूल, जिसको मल्टीपर्पज़ स्कूल बोलते हैं, वहाँ मैं हाई स्कूल पढ़ा, 9-10 मैट्रिक। फिर एक सपना उस समय मेरा डॉक्टर बनने का था, तो इसलिए मैं बायो लिया था, बायोलॉजी। जी। और बायोलॉजी लेके 11th किया। उस समय ये पीईटी पीएमटी नहीं होता था, या तो बीएससी करके एमबीबीएस करो, हाँ। या फिर 1 साल पीपी करते थे, प्री प्रोफेशनल मेडिकल, ऐसा हाँ। प्री प्रोफेशनल। तो वो मैं साइंस कॉलेज दुर्ग से कर रहा था। और उसके बाद अचानक हमारी घरों परिस्थितियाँ बनी। गांव बहुत दूर दूर, एक गांव 70 किलोमीटर दूर, तो एक गांव 60 किलोमीटर। तो नाना जी का देहावसान हुआ 67 में, तो मुझे पढ़ाई छुड़वा दिया गया और उस गांव में बैठने के लिए। तो मेरा पहला सपना डॉक्टर बनने का वो तो ख़त्म हो गया। फिर मैं वहाँ रहा तो किसानी काम किया, किसानी काम कर रहा था, अच्छे से कर सकूं। चूँकि पढ़ा लिखा था तो ग्रामीण तत्कालीन किसानी से हट के अच्छा आधुनिक किसानी कर सकूं, ऐसा फार्म हाउस बनाना, भर्री को धनहा बनाना, सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना, अधिक फसल लेना, ऐसा कर रहा था। तो और उसी में करते करते गांव वालों ने पंचायत चुनाव आया तो मुझको पंच बना दिया। फिर मुझे सरपंच पद दे दिया गया। तो एक बार मैं वहाँ सरपंच रहा और उस समय भी मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। मेरा सोच ये रहता है कि जो जिम्मेदारी मुझको मिली है जी, उसको भरपूर उसका सदुपयोग करूं। फिर उसके बाद दोबारा बनना था तो फिर मुझे दुर्ग मार्केटिंग सोसाइटी किसान राइस मिल का अध्यक्ष बना दिया गया 84 में। तो फिर ये सरपंची छोड़ना पड़ा। उसी बीच जनपद सदस्य भी बन गया और ये सारा पद आप और माननीय मोतीलाल जी वोरा हमारे विधायक हुआ करते थे, जो मुख्यमंत्री भी बने। मार्केटिंग सोसाइटी किसान राइस मिल का अध्यक्ष था। दोबारा बनना फिर था तो मुझे 89 में मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का उपाध्यक्ष बना दिया गया, राज्य मंत्री का दर्जा देकर। तो क्रमशः इस प्रकार से बढ़ते गया। इस बीच में 98 में मुझको विधायक की टिकट दे दी गई जी। उस समय भी मैं टिकट मांगा नहीं था, मेरा पैर फ्रैक्चर था, 2 महीने से प्लास्टर, घर में। पहला चुनाव धमधा से जी। तो घर में ही आराम कर रहा था और माननीय दिग्विजय सिंह जी का फोन आया जी कि तुम्हारा पैर ठीक है? मैं बोला हाँ ठीक है। रूटीन में पूछ रहे हैं ऐसा सोच के, क्योंकि परिचय था उनसे अच्छा सा। तो मेरे को बोले तुम चुनाव लड़ोगे? तो मैं बोला मैं तो टिकट मांगा नहीं हूँ। मन में सोचा हाँ। कौन मेरे को टिकट देगा, कहाँ से देगा, कुछ ऐसा है नहीं। तो मजाक कर रहे होंगे। मैं भी बोल दिया हाँ लड़ दूंगा आप कहेंगे तो बोले धमधा फार्म भरो कल। तो इस तरह क्रम चला।
फिर 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ, मंत्री भी बना जोगी जी के मंत्रिमंडल में। दोबारा फिर विधायक बना, बीजेपी गवर्नमेंट आई। फिर तीसरे बार 98 से 2003, 2003 से 2008 धमधा विधायक रहा। फिर 8 में परिसीमन हो गया, उसमें धमधा विधानसभा खत्म हो गया। आधा पार्ट चौबे जी क्षेत्र में साझा चला गया, आधा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी क्षेत्र को मिला के अहिवारा अलग बना, ऐसा डिवाइड हो गया। तो मुझे बेमेतरा भेजा गया, बेमेतरा विधायक बना 2008 से 2013। फिर 14 में मुझे सांसद चुनाव लड़ाया गया, उसमें 13 14 से 18 19 सांसद। मात्र आप सांसद थे छत्तीसगढ़ से? छत्तीसगढ़ के 11 सीट में जी मोदी वेब भी था उस समय। जी। पर अकेला निर्वाचित हुआ जनता के आशीर्वाद से। और उसके बाद फिर अभी सांसद था ही, चुनाव लड़ने की कोई बात थी नहीं, टिकट बंट भी गया था जी। पर फिर राहुल जी ने मुझको कहा कि चुनाव लड़ना है जाओ, तो उनके आदेश पर फिर चुनाव लड़ा दुर्ग ग्रामीण से अलग विधानसभा। जबकि टिकट का बंटवारा भी हो गया था। फिर मुझे कहा गया आदेश, तो मैं चुनाव लड़ा, जीता भी, और मंत्री के रूप में मुझके जो काम करने का अवसर मिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जिम्मेदारियां दी हैं, जनता की आकांक्षाओं के अनुसार कोशिश कर रहा हूं कि इस प्रदेश का भला हो सके, अच्छा काम हो सके, जनता को राहत दिया जा सके। 2023 में विधानसभा का चुनाव है, अपने कार्यकाल में जो सबसे अच्छा लगा हो, जो इसमें आपको आत्मीय संतुष्टि मिली हो, वो काम कौन कौन से हैं? 2023 के चुनाव के लिए अपने विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा वहां हम लोगों ने सड़क और पुल जो बनाया वो मुझे अच्छा लगा जी। क्योंकि एक गांव इधर है, नदी के उस पार गांव है जी। उस गांव में जाने के लिए विधानसभा एक ही है, उस गांव में जाने के लिए 22 किलोमीटर घूम के जाना है उस गांव, जबकि 1 फरलांग की दूरी में, 1 किलोमीटर की दूरी में गांव। तो ऐसे नॉन अप्रोचेबल जितने गांव थे उनके लिए ब्रिज बनाना 8-10, और सभी तरफ सड़कें बनाना, शिक्षा की व्यवस्था करना, चिकित्सा की व्यवस्था करना, इन चीज़ों को जो किया गया तो कर पाया, उसमें मुझे बहुत खुशी हुई। मंत्री के रूप में, मंत्री के प्रदेश के लिए जो आपने काम किया, मंत्री के रूप में प्रदेश के लिए जो काम की बात है, मैं उसमें कहना चाहूँगा कि गृह विभाग के अंतर्गत हम लोगों ने जो नई व्यवस्था की, जिसके तहत अपराधी तत्काल रिकवर किए जा रहे हैं। आज की तारीख पे मैं कह सकता हूं गर्व से कि 99% क्राइम में रिकवरी हमारी है जी। और ये हमारे लिए बड़ी बात है कि लोगों को जल्दी त्वरित न्याय दिलाने में कामयाब हो सके, चाहे अपहरण की बात हो, रेप की बात हो, किडनैपिंग की बात हो। 1 हफ्ते के अंदर रिकवर करके चालान कोर्ट में पेश हुए हैं। और धार्मिक धर्मस्व के मामले में बहुत आपने उसमें कहना आता है आपका राजिम वाला जो है, आपने नाम बदला कुंभ से जो है राजिम पुन्नी मेला किया, उसके पीछे कहीं न कहीं एक छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया संस्कृति की एक बात थी, उसमें उससे जुड़ी बात बताएं। बहुत छोटा सा विभाग है धर्मस्व धार्मिक न्यास, उस पर कोई ध्यान देते नहीं थे जी। ना तो उसका कोई डायरेक्टरेट था, ना कोई था जी। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके सबसे बड़ा काम किया, धर्मस्व का डायरेक्टरेट स्वीकृत कराना बजट में। अच्छा, ये बड़ा काम हुआ, संचालनालय। अब उसके तहत हम लोगों को पोस्टिंग करनी है अधिकारी कर्मचारियों का काम। धर्मस्व का अब तक ये काम रहता था कि 2-3 जगह मेला होता है, जैसे दामाखेड़ा मेला, गिरोधपुरी का मेला, 2-3 जगह दशहरा, उसमें 5 लाख 2 लाख 4 लाख मेले के लिए देते थे, ये काम था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और राजिम माघी पुन्नी मेला, वहाँ एक बड़ा कार्यक्रम पिछले 15 साल में जो सरकार थी उनने किया, राजिम माघी पुन्नी मेला का नाम बदल के राजिम महाकुंभ किया। और हमारे वेद शास्त्रों में, ग्रंथों में, पुराणों में हमारे शंकराचार्य जी, सभी विद्वत जनों का, जो धार्मिक क्षेत्र के जानकार हैं, उनका कहना कि कुंभ तो 4 ही है, अप्रामाणिक कुंभ 4 है, हमको अधिकार नहीं है कि हम नए सिरे से 5वां कुंभ का निर्माण कर सके। हमारी सरकार बनी तो सबसे पहला काम हम लोगों ने किया, हमारे पहला विधानसभा, हमारी सरकार का पहला विधानसभा जिसमें बिल पेश किया उसको नाम बदलने के लिए, राजिम महाकुंभ पुन्नी, राजिम माघी पुन्नी मेला पुराना नाम था, जिसे राजिम महाकुंभ कर दिया गया था। उस नाम को बदल के पुनः पुराना नाम राजिम माघी पुन्नी मेला करने का। और उसके लिए मैं
प्रमाण भी दिया विधानसभा में कि क्यों हम इसको बदलना चाह रहे हैं। कोई राजनीतिक कारण नहीं कि वो बीजेपी ने किया तो कांग्रेस ने किया। हाँ। अंग्रेजों के गजेटियर का मैंने उल्लेख किया जी। गजेटियर ले जाके दिखाया 116 में, यानी उस समय लगभग 116 साल पहले जी का गजेटियर में लिखा, उसमें अंग्रेजों ने लिखा है राजिम माघी पुन्नी मेला में वर्तमान समय में 50,000 की भीड़ होती है। माने 116 साल पहले, माने अब 20, अच्छा। 4 साल तो हमको हो गया, तो 120 साल पहले अंग्रेजों के गजेटियर के हिसाब से 50,000 की भीड़ हुआ करती थी। मैं खुद भी, मेरा गांव बासिन जो मैं बताया जहां मेरी शिक्षा हुई, वहां से गाड़ी बैला में आता था। राजिम माघी पुन्नी मेला में आता था और आ करके वहाँ पर रहते थे हम लोग 3 दिन 4 दिन। तो उसका पेश किया, पुनः राजिम माघी पुन्नी मेला नाम किया और बहुत अच्छे तरीके से अब हम लोग वहाँ कर रहे हैं। वहाँ के लोगों का था रेती के ऊपर पत्थर डाल के, मुरुम डाल के सड़क बनाते हैं, पर्यावरण के लिए भी खराब, तो हम लोग बिना मुरुम का सड़क बना के दे रहे हैं। जैसा मेला में विकास करना चाहिए वो कर रहे हैं। और एक बड़ी बात और हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर हमारे साहू समाज के कार्यक्रम में गए थे। मेला स्थल नहीं है, इतना पुराना मेला है पर मेला स्थल नहीं है। ठीक ठीक नदी में लगता है। हाँ। बाहर एक व्यक्ति का जमीन है महाडी का, उसको किराए में लिया जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम मेला स्थल विकसित करो, कलेक्टर को भी निर्देश दिया था। 55 एकड़ जमीन, सरकारी जमीन, कुछ निजी जमीन को लेके मेला स्थल के रूप में नए सिरे से विकसित किया जा रहा है। नदी जहाँ पे मंदिर है वहाँ से मेला स्थल तक 4 लेन रोड बना रहे हैं हम लोग। वहाँ पर मंच बना रहे हैं, धर्मशाला बना रहे हैं, यज्ञ स्थल बना रहे हैं, प्रवचन स्थल बना रहे हैं। माने व्यक्तिगत भी कोई वहाँ प्रवचन कराना सकता है, करा सकते हैं। यज्ञ किसी निजी को कराना है, करा सकता है। वैवाहिक कार्यक्रम करना है तो कर सकता है। इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में उसको बहुत अच्छे तरीके से विकसित किया जा रहा है। तो धर्मस्व विभाग और धार्मिक न्यास में एक बड़ा काम जो संतोष का है वो राजिम माघी पुन्नी मेला का पुराना स्वरूप देना जी। और उसको अच्छे ढंग से काम करना, ये है। गृह विभाग में क्राइम को जल्दी रिकवर करना और नक्सली मूवमेंट को कम करना, और पीडब्ल्यूडी में पूरे प्रदेश में सड़कों का निर्माण करना, ब्रिज का निर्माण करना, ये एक उपलब्धि मैं वर्तमान सरकार की मानता हूँ। जी। जब भी चर्चा होती है, जैसे कि समय समय पर मुख्यमंत्री की चर्चा होती है, बहुत सारे लोगों के हृदय में था कि आपका भी एक मतलब नाम है और आप भी बने, ऐसी भावना जो रहती है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जनता किस रूप में लेती है आपको, वो जनता का सोच है। हम जनता के बीच जाते हैं, उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं, उनके अनुसार काम करते हैं, तो जनता पसंद करती है, स्नेह देती है, प्यार देती है, आशीर्वाद देते हैं। ये उनका सोच हो सकता है। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल में जो हाई कमान होता है उसका निर्णय सर्वोपरि माना जाता है। और जिन लोगों ने पूरे विपक्ष में रह के काम किया, अच्छे से काम किया, दिल्ली में रहकर काम किया, सबको नज़र में रख करके और विश्लेषण करके हाईकमान जिनको आदेश देते हैं और अच्छे से काम करने का, वही अच्छा बात होता है। इसलिए कहीं कोई महत्वाकांक्षा पालने की बात नहीं, और मैंने तो कभी महत्वाकांक्षा पाला ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। देखा आपके जीवन को, मैंने जिम्मेदारी जो देते हैं पार्टी, मैं उसका हाँ कह के निर्वहन करता हूँ। भाभी का कितना सहयोग मिला राजनीति में आपको? राजनीति में मुझको मेरे पूरे परिवार का खूब सहयोग मिला। कभी भी मैं 12-1 बजे 2 बजे रात के पहले कभी दौरा से लौटा नहीं। जी जी। जब सांसद था तो भी, या धमधा और बेमेतरा विधायक था तो भी। जी जी। तो परिवार ने कभी भी मुझे कहीं ऐसा शिकायत का अवसर नहीं दिया। 12 बजे आए तो भी बहुएं जाग रही हैं, खाना दे रही हैं, स्टाफ जो है वो भी जाग रहे हैं बराबर, पत्नी भी जाग रही है। तो पूरा परिवार एक साथ, सबने मुझको पूरा सहयोग किया। रामचरितमानस जो है उसे आपने हमेशा कहा, जब भी आपसे मेरी चर्चा हुई, कि जीवन का सार है रामचरितमानस, हर प्रकार की समस्या का समाधान है रामचरितमानस। किस आधार पर आप बोलते हैं कि जीवन की हर समस्या का समाधान रामचरितमानस है? देखिए, रामचरितमानस के विषय में बहुत संक्षिप्त में बहुत ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, पर एक बात ज़रूर कहूँगा, जो गली में, चौक चौराहों में जो
और रामचरितमानस के विषय में चर्चा करते हैं वो उचित नहीं है। उसमें चर्चा करने योग्य बनना सबसे बड़ी पहली बात है जी। क्योंकि रामायण जो है, रामचरितमानस जो है, बहुत विशाल ग्रंथ है और अद्भुत ग्रंथ है। समस्त वेद, समस्त शास्त्र और समस्त ग्रंथों का निचोड़ है जी। समस्त पुराणों का निचोड़ है। तो समस्त वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण का जो निचोड़ हो जी, तो आप वेद पढ़ के ज्ञानी बन जाओ, पुराण पढ़ के बनो, जो भी है, लेकिन इन सब का निचोड़ रामायण है। उसको पढ़ने के बाद जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए भी उतना ही फायदेमंद है। जी। वो सामान्य अर्थ समझ जाएगा। बहुत ज्ञानी है विश्व का, मैं भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा, विश्व का भी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होगा ज्ञानी, उसके लिए भी वो मानस उतना ही जरूरी है। क्योंकि जैसा हम कहते हैं कि उस समुद्र से उसकी तुलना की गई, तो समुद्र में गोताखोर सीप के लिए मनी निकालने के लिए जाते हैं। थोड़ा गहराई में जाए थोड़ा मिलेगा, फिर गहराई में जाए तो फिर कुछ मिलेगा, फिर गहराई में जाए तो फिर कुछ। रामायण वैसा ही है जी। और इसलिए मैं कहता हूँ कि रामायण कोई भी जाति धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो एक बार पढ़े। रामायण को धार्मिक या राम का चरित्र मानकर नहीं, ऐसा ही पढ़ ले एक बार, वो खुद को उसको नजर आ जाएगा कि है क्या। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतनी बारीकी से उसको सजाया है रामायण को, रामचरितमानस को। देखिए, दो तीन चीज, रामायण हम बोलते हैं जी, लेकिन लाखों रामायण बना है, अलग अलग भाषा में, अलग अलग रामायण बने, अलग अलग भाषा में हजारों रामायण है जी, लेकिन सबको रामायण कहा जाता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रचना की उसको रामचरितमानस कहा जाता है। सिर्फ एक रामायण ऐसा है विश्व में जिसको रामचरितमानस कहा गया है। उसका विश्लेषण आप कर लें। रामचरित रामायण नहीं कहा गया, अंतर रामचरितमानस कहा गया। मानस क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना की, उसके पहले इसकी रचना हो चुकी थी। जी। कहाँ हुआ था? मन के अंदर, इसलिए मानस कहा गया। तो भगवान शंकर ने इसकी रचना की अपने मन के अंदर जी, इसलिए इसका नाम मानस पड़ा है। रामचरित्र है लेकिन मानस लिखने की क्या जरूरत है? रामायण लिखा जाता तो रचि महेश निज मानस राखा, जी, पाई सुषमौ शिवासन भाषा। माने भगवान शंकर ने रचि महेश निज मानस अपने मन के अंदर रचना करके रख लिया जी। और समय पड़ने पर पार्वती जी ने पूछा, तब उनको बताया, उसके माध्यम से फिर दुनिया में रामायण फैला। तो ये एक सबसे बड़ी बात। आप और देखेंगे, रामचरितमानस खोलें और रामचरितमानस लिख रहे हैं गोस्वामी जी, पर भगवान राम की वंदना नहीं कर रहे हैं। इतनी विचित्रता है रामायण में। क्यों नहीं कर रहे हैं इसको गोस्वामी जी से ही पूछा जाए। नहीं, कुछ भी हम लोग पढ़ते लिखते हैं तो पूजा उसी करते हैं। गणेश जी कर रहे हैं तो उनका, दुर्गा जी कर रहे हैं तो उनका, शंकर जी कर रहे हैं तो उनकी पूजा अर्चना की जाती। पर रामचरितमानस में भगवान राम की प्रारंभ में पूजा अर्चना नहीं की गई। शुरुआत आप रामचरितमानस खोल के देखिए, भगवान राम की अर्चना विनती नहीं। वर्णा नामर्थ संज्ञा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम च कर्तारा वंदे वाणी विनायक, ये लिखा। ठीक है, रामायण लिखना है तो वर्ण छंद समूह की जरूरत है, इसलिए उसकी वंदना किए, ये भी मान लिया। तो दूसरे बिंदु में आ जाना था राम की वंदना, दूसरे में भी नहीं किया। दूसरे में वंदना करते हैं भगवान शंकर जी की, पार्वती जी की वंदना। वर्णा नामर्थ संज्ञा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम च कर्तार वंदे वाणी विनायक, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणव याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता इष्टमेश्वरम। दूसरे में भगवान शंकर और पार्वती की वंदना। जी। क्यों किया? ये बड़ी बात है। हम रामायण में जाते हैं, बड़े बड़े प्रवचन पंडाल में जाते हैं जी, बड़े बड़े प्रवचनकारों के पास जाते हैं, किस रूप में जाते हैं? यहीं पे एक बात मिल जाता है, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणव। जी। भवानी शंकर, भवानी श्रद्धा की प्रतीक हैं, शंकर जी विश्वास के प्रतीक हैं। हम किसी भी कार्यक्रम में जा रहे हैं, श्रद्धा है तो जा रहे हैं, पर विश्वास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी। ये कलयुग के ज़माने में जितना घोर अत्याचार पाप दुनिया भर के हो रहा है, ये विश्वास हमको नहीं है। हम बोलते हैं भगवान राम ने ऐसा किया वैसा किया, भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा वैसा किया, ये बोलते हैं, श्रद्धा है, जाते हैं सुनते हैं, आत्मसात नहीं करते, विश्वास में नहीं पहुंच पा रहे।
यही एक है। पार्वती ने भी विश्वास नहीं किया। भगवान शंकर और पार्वती जा रहे थे, सीता जी का हरण हो गया और भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ रोते कलपते विरही मनुष्य के भांत हाथ सीते कह के जंगल पर्वत में घूम रहे। भगवान शंकर पार्वती के साथ उधर से जा रहे हैं। भगवान शंकर पहचान जाते हैं कि तो मेरे इष्ट भगवान राम है, तो दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोज न सावन। मनोज माने कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शंकर अपने इष्ट भगवान राम को पहचान जाते हैं और दूर से ही जय सच्चिदानंद जग पावन कह के प्रणाम कर लेते हैं। पार्वती को भ्रम होता है कि सारी सृष्टि भगवान शंकर को भगवान मानती और ये एक कामी पुरुष के जैसे घूम रहे हैं, उसको भगवान मान रहे हैं, तो उसको भ्रम हो जाता है। यहीं पर श्रद्धा और विश्वास, भगवान शंकर को विश्वास है, पार्वती को सिर्फ श्रद्धा है भगवान के प्रति, विश्वास नहीं है। तो इस ये अंतर आता है। इसीलिए मैंने कहा कि रामायण एक ऐसा ग्रंथ है कि आप जितना डूबोगे जितना डूबोगे जितना डूबोगे जितना डूबोगे उतना आपको रत्न मिलता जाएगा। अंतिम एक सवाल ये है कि रामचरितमानस को लेकर देश में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं होती रहती हैं। कोई इसे जाति से, संप्रदाय से, अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसको एक अपने शब्दों में कहूँ उसको, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं सुना भी था। पहली बात तो मैं एक कहना चाहूँगा, गोस्वामी तुलसीदास, रामायण की विशेषता क्या है, ऐसे बड़े बड़े विद्वान लोग करते हैं प्रश्न, तो बहुत सारा उत्तर देते हैं। वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण का निचोड़ है, ऐसा अपने अपने समझ से उत्तर देते हैं। पर मेरी छोटी बुद्धि में रामायण की विशेषता मैं जो आंकलन करता हूँ वो ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका टीका नहीं लिखा है, रामायण का अर्थ नहीं लिखा है। बहुत बाद में कलयुग के प्राणी गलत अर्थ लगाएंगे, जैसा अभी चर्चा हो जाता है, कलयुग के प्राणी गलत अर्थ लगाएंगे करके हनुमान प्रसाद पोद्दार ने शब्दार्थ में टीका लिखा है। अभी जो रामायण है उसमें चौपाई के नीचे जो टीका है गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा नहीं है, हनुमान प्रसाद पोद्दार ने बहुत बाद में शब्दार्थ लिखा है। दो अंतर फिर हम पढ़ने जाते हैं, स्कूल में हमारे टीचर पढ़ाते थे पहले, अब होता है नहीं पता नहीं। अमुक प्रश्न पेपर साल भर पढ़ाने के बाद आता था, अमुक गद्यांश का भावार्थ लिखो। शब्दार्थ और भावार्थ दो अलग अलग। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो चौपाई लिखा है, शब्दार्थ हनुमान प्रसाद पोद्दार ने लिख दिया, भावार्थ नहीं लिखा है। भावार्थ वो है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में जो भाव था वही भाव आपके मन में आएगा, तब आप सही व्याख्या कर पाओगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण, मैं कुछ, आपने मुझको एक पत्र लिखा कि इतनी तैयारी कर लिए थे, आप आने वाले थे, साहू जी आप नहीं आए, ये आपने पत्र लिखा। मैं उसको पढ़ के क्या अर्थ लगाऊं कि आप गुस्से में लिख रहे हो कि सूचना दे रहे हो, दोनों अर्थ हो सकता है। तो वो होता क्या है, जैसे मेरे मस्तिष्क में किसी की कोई भाव आया, वो भाव यहाँ नसों में उंगली में आया, उंगली ने पकड़ा पेन, नीचे कोरा कागज, यहाँ के भाव को ये अंकित हो रहा है, ये लिपिबद्ध हो गया। अब उसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक उल्टा पढ़ रहे हैं, तो उसको हम आंख में देख रहे हैं, आंख में वो शब्द घुसा और मस्तिष्क में जाके वही भाव बनना चाहिए जो गोस्वामी जी का भाव था, तो सही अर्थ हो सकता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को रामायण की किसी चौपाई का गलत अर्थ करने का, तर्क कुतर्क करने का कोई अधिकार नहीं है। अभी मैंने एक सुना था, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस चैप्टर को निकाला जाए रामायण की। तो ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा है, उसमें इतने बड़े विद्वान, आप उसका सामान्य अर्थ में बता देता हूँ बहुत कम में। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये शब्द है, ये सब ताड़न के अधीन। ताड़न मतलब ताड़ना देना, मार देना नहीं है जान से। ढोल को बजाते समय स्वर मिलाने के लिए थोड़ा थोड़ा ठोकते हैं, स्वर आ जाता है, बस इतना ही अधिकार है ताड़ना। ऐसा नहीं है कि स्वर नहीं है, बेसुरा है, आप जोर से मार दो ढोल ही फूट जाए, ये नहीं है। गंवार को भी आप बुद्धि दो के बढ़िया उसको ज्ञानी बनाओगे, शूद्र को भी आप ज्ञानी बनाओगे, नारी को भी आप उसको जान से मारना नहीं है, लाठी डंडे से पीटना नहीं है, उसको बौद्धिक रूप से आप उसको समझाओगे। ये है ताड़ना, मारना पीटना नहीं है। तो उसको ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि रामायण की किसी भी चीज का अर्थ गलत लगाया जा सके या गोस्वामी जी ने गलत लिखा ये कहा जा सके। जी, अंतिम में क्या संदेश देना चाहेंगे आप छत्तीसगढ़ की जनता को? छत्तीसगढ़ की जनता से मैं कहना चाहूँगा कि हमारा छत्तीसगढ़ शांति का एक टापू है जी, और यहाँ पर सुने सबकी, लेकिन अपने मन से जरा सोचें
कि हमारे शांति का टापू छत्तीसगढ़ में सहजता से हम अपने घर से निकले, माँ बाप का बड़ों का मान सम्मान करना सीखें, जो भगवान की पूजा अर्चना करना सीखें, अच्छा सत्कर्म करना सीखें, गलत रास्ते पर ना जाएं। मनुष्य का जीवन जो सौभाग्य से मिला है, एक ही बात गोस्वामी जी ने भी लिखी, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जे पर लोक समारा। तो ये तो मोक्ष पाने का है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने का मानव शरीर है। और ये जो शरीर मिला है उसमें हमको सत्कर्म करने के लिए मिला है। दुनिया भर के गलत कर्मों को करने से हम वंचित करें अपने आप को, वो ज़्यादा अच्छा होगा। शांति से अपना काम रखें, अपनी बात रखें, सहजता से रखें, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को अपनाएं, विदेशी सभ्यता को से ज़रा दूर रहें, ऐसा मैं आग्रह करूंगा छत्तीसगढ़ की जनता से। ये थे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी। जितना अच्छा अपने विभाग के बारे में जानते हैं, उतना ही अच्छा ये रामचरितमानस के बारे में भी जानते हैं, जिसकी उन्होंने बहुत सुंदर व्याख्या की है। बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, जो आपने एक अवसर दिया।